हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैम्ब्रियो अकेडमी में। तो आज हम बात करेंगे जो अपने सॉइल केमिस्ट्री है या मृदा रसायन जो है 12वीं क्लास में, उसमें चैप्टर नंबर 4 आयन विनिमय की इसकी बात करेंगे। चैप्टर नंबर 4 आयन विनिमय। तो आयन विनिमय पर बात करने से पहले सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि आयन क्या होते हैं। तो आयन क्या होते हैं? जिन पर आवेश होता है, जिन पर कोई ना कोई आवेश होता है वो क्या कहलाते हैं? आयन। अब आवेश दो प्रकार का हो सकता है, या तो प्लस या माइनस, यानी धनावेश या ऋणावेश। जिनके ऊपर प्लस होगा यानी धनायन होगा उसको तो क्या बोलेंगे? धनावेश। और जिनके ऊपर माइनस होगा उनको क्या बोलेंगे? ऋणावेश। और विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। विनिमय का क्या मतलब होता है बच्चों? आदान प्रदान। तो आयन विनिमय क्या हो गया? एक तरह से आयनों का आदान प्रदान करना। और आयन क्या होते हैं? जिन पर कोई आवेश होता है, या तो प्लस होगा या माइनस। जिस पर प्लस वो धनावेश, जिस पर माइनस वो ऋणावेश। और इनको क्या कहते हैं? आदान प्रदान करना। तो इस आधार पर आयन विनिमय दो प्रकार का हो गया बच्चों, ध्यान देना, क्योंकि आयन दो प्रकार के हैं। तो इसी आधार पर आयन विनिमय भी कितने प्रकार का हो जाएगा? दो प्रकार का। एक तो धनायन विनिमय, क्या हो गया? धनायन विनिमय। और दूसरा इसमें आ जाएगा ऋणायन विनिमय। क्या आ जाएगा बच्चों? ऋणायन विनिमय। ये हो गया एक धनायन विनिमय और दूसरा ऋणायन विनिमय। धनायन विनिमय को ध्यान रखना बच्चों, भस्म विनिमय, भस्म विनिमय या क्षार विनिमय के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? भस्म विनिमय या क्षार विनिमय के नाम से। और वही ऋणायन विनिमय से जानते हैं? अम्ल विनिमय। ऋणायन विनिमय किस नाम से जानते हैं? अम्ल विनिमय। तो ये एक बात जो आप ध्यान रखना। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि आयन विनिमय होता क्या, मतलब परिभाषा क्या लिखेंगे आयन विनिमय। आयन विनिमय की परिभाषा होती क्या है? आयन विनिमय का मतलब है समान आवेशित आवेशों का, समान आवेशित आवेशों का आदान प्रदान। समान आवेशित आवेशों का पारस्परिक, पारस्परिक मतलब आपस में, पारस्परिक आदान प्रदान। आदान प्रदान जो होता है उसको क्या कहते हैं? अपने आयन विनिमय कहते हैं। अच्छा, आयन विनिमय ध्यान रखना बच्चों, एक उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। क्या होता है? उत्क्रमणीय प्रक्रम। उत्क्रमणीय प्रक्रम का मतलब है कि एक बार जो धनायन जुड़ गया वो वापस हट भी सकता है, और जो वापस हट गया वो वापस जुड़ भी सकता है। तो इस तरह से ध्यान रखना। और तीसरा ध्यान रखना, आयन विनिमय जो होता है पृष्ठीय प्रक्रिया है। क्या होती है? पृष्ठीय प्रक्रिया। तो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसमें ये क्रिया भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये ध्यान रखना बच्चों कि आयन विनिमय जो है वो क्या है? पृष्ठीय प्रक्रिया होती है। अब सबसे पहले अपने बात करते हैं धनायन विनिमय की। किसकी बात करते हैं? धनायन विनिमय। तो धनायन विनिमय की सिंपल परिभाषा क्या होगी? धनायन विनिमय का मतलब हुआ कि धनायन का विनिमय क्या कहलाता है? धनायन विनिमय। परिभाषा क्या लिखेंगे कि मृदा की सतह से धनायनों का आदान प्रदान, धनायनों का आदान प्रदान, आदान प्रदान क्या कहलाता है? आयन विनिमय। मृदा की सतह से धनायनों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? आयन विनिमय कहलाता है। सीधी सी परिभाषा ये होगी।
नेक्स्ट इसमें एक और बात ध्यान देना कि धनायनों का आदान प्रदान हो कैसे सकता है। देखो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अपने पास ये हो गया, जैसे ये है, ये एक मर्दा की पृष्ठ है जिसको अपने कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। 1 सेकेंड, लाइन थिकनेस थोड़ा बढ़ा देते हैं। जैसे ये अपने मान लेते हैं मर्दा का। अब अपने को पता है कि मर्दा जो कोलाइड होते हैं उनके ऊपर ऋणावेश होता है। मर्दा कोलाइड पर क्या होता है, ऋणावेश होता है। और इसकी बाहर वाली साइड होगी उसके ऊपर क्या होगा, धनावेश। क्योंकि मर्दा कोलाइड पर ऋणावेश है तो ये धनायनों को अधिशोषित करेगा, तो इसकी बाहर वाली साइड में क्या होगा, प्लस होगा। अब मैंने मान लो उसके अंदर कोई वैद्युत अपघट्य मिला दिया, KCl मिला दो, K2SO4 मिला दो, यानी कोई भी वैद्युत अपघट्य मिला दो इसमें एक धनायन और एक ऋणायन हो, तो यहाँ पर होगा क्या कि जैसे ही मैं इसके अंदर ये मिलाऊंगा तो ये जो धनायन है, इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, ये जो धनायन है ना, जैसे ही मैंने मिलाया तो इसमें से कुछ एक धनायन क्या होंगे कि अपने ये कह सकते हैं कि रिप्लेस हो जाएंगे। कुछ एक धनायन क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, और उनकी जगह दूसरा कोई धनायन आ जाएगा, यानी कि पोटेशियम। तो अपने देख सकते हैं कि एक धनायन गया है और उसकी जगह कोई दूसरा धनायन आ गया, इसको क्या कहते हैं, धनायन विनिमय। इसको क्या कहेंगे बच्चों, अपने धनायन विनिमय। आगे आता है अपने धनायन विनिमय की क्रियाविधि, रहती है धनायन विनिमय क्रियाविधि। धनायन विनिमय क्रियाविधि, धनायन विनिमय की क्रियाविधि क्या है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देना ये क्रियाविधि, धनायन विनिमय की क्रियाविधि। अब होती क्या है वो देखो। और एक और बात ध्यान रखना कि धनायन विनिमय को बोलते हैं इंग्लिश में कैटायन एक्सचेंज। क्या बोलते हैं, कैटायन एक्सचेंज। अब धनायन विनिमय की क्रियाविधि का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत का नाम ध्यान रखना, कई बार यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं। तो धनायन विनिमय का जो सिद्धांत होता है वो होता है विद्युत गतिकी सिद्धांत। क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना, विद्युत गतिकी सिद्धांत। विद्युत गतिकी सिद्धांत, धनायन विनिमय का कौन सा सिद्धांत होता है, विद्युत गतिकी सिद्धांत। नेक्स्ट अब बात आती है इसकी प्रोसेस क्या होती है, वो देख लो भाई। ये हो गया जैसे कोई भी एक मर्दा का पृष्ठ जिसके ऊपर धनायन है, इसका कलर अपने चेंज कर लेते हैं और लाइन की थिकनेस थोड़ा बढ़ा लेते हैं ताकि थोड़ा इजीली विजिबल हो। तो ये हो गया कोई मर्दा का क्रिस्टल है, ठीक है। अब मर्दा पे अपने को पता है माइनस आवेश होता है। क्या होता है, माइनस आवेश। तो ये क्या करेगा, प्लस आवेश को अधिशोषित करेगा, इस तरह से प्लस आवेश क्या करेगा, अधिशोषित। अब ये वाली जो लेयर है पहली, ये होती है स्थाई लेयर। क्या होती है बच्चों, स्थाई लेयर, स्थाई परत कह सकते हैं अपने, स्थाई परत। लेकिन ये एक ही परत नहीं होती धनायनों की, धनायनों की बहुत सारी परतें होती है। अब इसी तरह मान लेते हैं एक और दूसरी परत है कोई इस तरह से, ये वाली धनायनों की ये वाली और परत है, ये इस तरह से। इसी तरह से यहाँ पे एक और परत बना लेते हैं अपने इस तरह से। एक और परत बना लेते हैं इस तरह से, एक और परत मान लो बन गई इस तरह से। तो इस तरह से परतें जो है वो बढ़ती रहती है। और अपने कोई वैद्युत अपघट्य जो मिलाया है, जो अपने क्या मिलाया है, कोई वैद्युत अपघट्य मिलाया है, पहले तो इसको लिख देते हैं अपने कि ये कौन सी परत है, ये वाली जो दो परतें बनी, ये वाली दो, ये कौन सी परतें हैं, विसरित परत। क्या है, विसरित परत। दूसरी परत होगी, दूसरी तीसरी तीसरी, इसको विसरित द्विपरत भी बोलते हैं। तो ये वाली परत हो गई। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो विसरित परत है ये चेंज हो सकती है। कहने का मतलब इसमें जो धनायन है वो चेंज हो सकते हैं, एक धनायन की जगह दूसरी धनायन आ सकता है। तो अब जैसे मान लो मैंने कोई वैद्युत अपघट्य मिला है, वैद्युत अपघट्य को मैं इस कलर से शो कर रहा हूँ, ये वाले जो है ना फिरोजी कलर, इससे शो कर रहा हूँ। अब क्या होता है ना कि यहाँ पर ये जो ये वाली परत है, ये परत के जो धनायन होते हैं ये दोलन की अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में होते हैं, दोलन की अवस्था में।
दोलन की अवस्था का मतलब क्या हुआ कि एक जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को अगर दोनों साइड से खींचकर छोड़ते हैं तो एक बार स्प्रिंग, अब स्प्रिंग के दोनों किनारे जो होते हैं वो नजदीक आ रहे होते हैं, एक बार दूर जा रहे होते हैं। तो इसी तरह ये धनायन होते हैं, ये धनायन भी क्या होते हैं, दोलन की अवस्था में होते हैं। और दोलन की अवस्था में होने के कारण एक बार ये धनायन बहुत ज्यादा दूर जा रहा है, दूसरी बार क्या आ रहा है, नजदीक आ रहा है। तो दोलन करते करते कई बार ये धनायन क्या होता है, बहुत ज्यादा ही दूर चला जाता है और वापस नहीं आता। और जैसे ही धनायन इतना दूर जाता है कि वापस नहीं आता, तो ये वाला जो धनायन है ये इसकी जगह ले लेगा यहाँ पर आके, और अब इसकी जगह कौन बैठ जाएगा, ये खुद बैठ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी इस तरह से ये बैठ जाएंगे। अब ये जो धनायन दूर गए हैं, ये जो विसरित परत वाले धनायन दूर गए, जैसे मान लो कि ये यहाँ आ गया, तो ये जरूरी नहीं कि वापस नहीं जा सकता, ये वापस भी जा सकता है। तो यही थ्योरी अपने को लिखनी है कि मृदा के क्रिस्टल पर ऋणावेश होता है, उसके ऊपर धनावेश अधिशोषित होते हैं। पहली परत स्थायी परत होती है, दूसरी परत विसरित परत होती है। विसरित परत के जो धनायन है वो दोलन की अवस्था में होते हैं, और दोलन करते करते कई बार वो इतनी दूर चले जाते हैं कि वापस नहीं आते, तो वो जगह खाली होगी, उस जगह पर कोई दूसरा धनायन आकर उनकी जगह ले लेता है। इसी को क्या कहते हैं, धनायन विनिमय। और ये जो दूसरा धनायन आया है, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ये स्थायी हो गया, ये भी इसी तरह दोलन की अवस्था में होंगे, तो इसी को भी कोई भी रिप्लेस कर सकता है। और एक और बात ध्यान देना कि वहां पर जब चित्र बनाऊं तो ये जो है ना, ये सर्कल मैंने जैसे पूरा ड्रॉ किया है, आप इसको पूरा मत ड्रॉ करना, इसको आधा ही ड्रॉ करना, ठीक है। तो ये हो गया अपना धनायन विनिमय। नेक्स्ट इसमें आता है अपने पास धनायन होते कौन कौन से हैं जो अपने कह सकते हैं कि धनायन विनिमय शो करते हैं। धनायन विनिमय, धनायन विनिमय कौन कौन से आयन ऐसे हैं जो धनायन विनिमय को मतलब दर्शाते हैं या धनायन विनिमय करते हैं। तो धनायन ध्यान रखना, एक होता है कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, उसके अलावा अमोनियम और हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम। ये मेनली धनायन होते हैं जो मृदा विलयन में होते हैं और धनायन विनिमय दर्शाते हैं। एक और बात ध्यान रखना कि अगर आपको धनायन का नाम पता है पर उसका आवेश नहीं पता, तो फिर आप संकेत लिखने की जगह, जैसे मान लो Ca+2, आपको आवेश नहीं पता Ca पर क्या आएगा, तो आप सीधा लिख दो कैल्शियम आयन, गलत मत लिखना इसमें। और एक और बात ध्यान रखना कि जो अत्यधिक अम्लीय मृदा होती है, अत्यधिक अम्लीय मृदा, अम्लीय मृदा, उसमें कौन से धनायनों की प्रधानता होती है, AlOH की ट्वाइस प्लस, इन आयनों की क्या होती है बच्चों, प्रधानता होती है। इसी तरह नेक्स्ट अपने जो है वो आता है, वो एक इसमें ना फैक्ट्स आते हैं क्या, कि काली मृदा जो होती है, कौन सी मृदा होती है, ब्लैक सॉइल जो होती है, काली मृदा में जो अपने धनायन होते हैं वो जलोढ़ मृदा और लेटराइट मृदा से अधिक होते हैं। जलोढ़ मृदा और लेटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा और लेटेराइट मृदा से धनायन जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि काली मृदा में क्या है, ह्यूमस है, क्या है, ह्यूमस है। ह्यूमस होने की वजह से वो मृदा थोड़ी सी क्या हो गई, अम्लीय, और जो मृदा अम्लीय होती है उसमें धनायन क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। इसी तरह जो क्ले होती है, क्या होती है, क्ले या जो मृतिका होती है, क्ले या मृतिका एक ही बात होती है। क्ले में भी ध्यान रखना कि बालू से ज़्यादा अपने कह सकते हैं कि धनायन उगते हैं, और ये कैल्शियम के लिए भी बात सही है, उसमें कैल्शियम भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। हालांकि क्ले में जो धनायन कितने होंगे ये क्ले की मात्रा या और क्ले के प्रकार पर भी निर्भर करेगा। नेक्स्ट अपने इसमें चलते हैं ऋणायन विनिमय। क्या आता है, ऋणायन विनिमय। अब क्या होता है भाई ऋणायन विनिमय, वो देखो, ऋणायन विनिमय मतलब ऋणायनों का आदान प्रदान, ऋणायनों का पारस्परिक आदान प्रदान, सिंपल, ऋणायनों का पारस्परिक आदान प्रदान क्या कहलाता है, ऋणायन विनिमय कहलाता है। अब ऋणायन विनिमय जो होता है, ध्यान रखना बच्चों कि ये पीएच पर निर्भर करता है, पीएच पर
निर्भर करता है ऋणायन विनिमय। कैसे? वो देखो कि ऋणायन विनिमय को किस नाम से जानते हैं अपने? अमल विनिमय के नाम से। अभी अभी अपने बात की थी, ऋणायन विनिमय किस नाम से जानते हैं? अमल विनिमय के नाम से। तो जिस तरफ अमलता बढ़ेगी, अमलता अगर बढ़ेगी तो ऋणायन विनिमय भी बढ़ेगा, ऋणायन विनिमय बढ़ेगा, ऋणायन विनिमय बढ़ेगा। और अम्लता कब बढ़ती है? जब पीएच कम होती है। इसका मतलब पीएच अगर कम होगी तो ऋणायन विनिमय जो है वो बढ़ेगा। और अगर पीएच बढ़ती है, पीएच अगर बढ़ेगी तो ऋणायन विनिमय जो है, ऋणायन विनिमय वो क्या होगा? कम होगा। ध्यान देना बच्चों कि इसको ऐसे याद कर सकते हो कि ऋणायन विनिमय को बोलते हैं अमल विनिमय। तो जिस तरफ अमलता बढ़ेगी ऋणायन विनिमय बढ़ेगा। अब अमलता कब बढ़ती है? जब पीएच का मान क्या होता है? कम। इसका मतलब पीएच का मान कम होने पर ऋणायन विनिमय बढ़ेगा। और अगर पीएच बढ़ेगी तो ऋणायन विनिमय क्या होगा? कम होगा। या ये भी कह सकते हैं विषार्य गुण अगर बढ़ते हैं तो ऋणायन विनिमय क्या होगा? कम होगा। अच्छा, नेक्स्ट इसमें आता है अपने इसी तरह धनायन विनिमय। क्या आता है? धनायन विनिमय। धनायन विनिमय की हालांकि अपने बात कर ली है। वैसे धनायन विनिमय क्या होता है? धनायनों का विनिमय, मृदा विलयन में धनायनों का पारस्परिक आदान प्रदान या विनिमय, धनायनों का पारस्परिक आदान प्रदान। तो धनायन विनिमय किस नाम से जानते हैं? क्षार या बसम विनिमय। किस नाम से जानते हैं? क्षार या बसम विनिमय। इसका मतलब क्षारीय गुण बढ़ेगा, क्षारीय गुण बढ़ेगा तो धनायन विनिमय भी बढ़ेगा, धनायन विनिमय बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। और इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पीएच बढ़ेगा, पीएच क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब है कि धनायन विनिमय भी बढ़ेगा। और अगर पीएच कम हुआ, पीएच क्या हुआ? कम, तो धनायन विनिमय क्या होगा? कम। तो नेक्स्ट अपने जो टॉपिक आता है वो आता है धनायन विनिमय क्षमता। क्या आता है बच्चों? ध्यान देना, धनायन विनिमय क्षमता, धनायन विनिमय क्षमता, या इसको कह सकते हैं अपने इंग्लिश में कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, शॉर्ट में इसको सीईसी बोला जाता है। अब धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है वो देखो कि 1 किलोग्राम ड्राई सॉइल यानी 1 किलोग्राम सूखी मृदा द्वारा प्रतिस्थापित हाइड्रोजन आयन की मात्रा, इसको क्या कहते हैं अपने? धनायन विनिमय क्षमता। कि 1 किलोग्राम अपने पास सूखी मृदा है, वो जितने हाइड्रोजन आयनों को प्रतिस्थापित कर सकती है उसकी मात्रा को क्या कहा जाता है? धनायन विनिमय क्षमता। दूसरा इसकी बात आती है मात्रक की। इसका मात्रक क्या होता है? तो ये होता है सेंटीमोल किलोग्राम इनवर्स। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देना कि धनायन विनिमय क्षमता यानी इसी का मात्रक क्या होता है? सेंटीमोल किलोग्राम इनवर्स या सी मोल केजी इनवर्स। उसके बाद में बात आती है इसमें कि ये पीएच पर कैसे निर्भर करता है वो देखो, ये अपने आगे भी आएगा वैसे इसको प्रभावित करने वाले कारक। और वैसे ध्यान रखना कि जैसे जैसे पीएच बढ़ती है सीईसी भी क्या होती है? बढ़ती होती है ज़्यादातर। तो पीएच जब इंक्रीज होगी तो इसका मतलब है कि धनायन विनिमय क्षमता भी क्या होगी? इंक्रीज होगी।
अब इसमें ना एक क्वेश्चन आता है कई बार, ये क्वेश्चन है क्या ये एक्चुअल में, पहले ये देखते हैं अपने कि अपने पास एक क्वेश्चन दिया होता है कि एक मर्दा है, एक अपने पास क्या है, मर्दा है, और उसकी सीईसी दी होती है अपने को, मान लो कितनी, 1.5 सेंटीमोल केजी इनवर्स। तो इसका क्या मतलब हुआ या इसे अपने क्या समझते हैं? तो अगर किसी मर्दा की सीईसी 1.5 सेंटीमोल केजी इनवर्स है, इसका मतलब है कि उस मर्दा की जब अपने 1 केजी मर्दा लेंगे, यानी 1 किलोग्राम जब मर्दा लेंगे, तो उसके अंदर 1.5 सेंटीमोल क्या होंगे, हाइड्रोजन आयन होंगे या धन आयन होंगे। क्या होंगे, हाइड्रोजन आयन या धन आयन होंगे। या ये कह सकते हैं कि वो मर्दा जो है, उस मर्दा की 1 किलो मात्रा जो है वो 1.5 सेंटीमोल हाइड्रोजन आयनों को अधिशोषित करने की क्षमता रखती है। तो धनायन विनिमय क्षमता का मतलब होता है ये वाला। अब नेक्स्ट अपने टॉपिक आता है धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक। सीईसी यानी धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला जो कारक इसके अंदर आता है वो आता है मर्दा का कणाकार, यानी कि जो पानी मर्दा है या मर्दा कोलाइड उसका कणाकार कितना है। ध्यान रखना, अगर कण बड़ा हुआ, कणाकार क्या हुआ, ज्यादा, तो सीईसी क्या होगी, कम। और इसका उल्टा भी है कि अगर मर्दा कणाकार कम हुआ तो सीईसी क्या होगी, ज्यादा। दूसरा इसके अंदर जो कारक आता है वो आता है क्ले की मात्रा और प्रकार। क्ले आपने देखना पिछले चैप्टर किया था मृदा क्लोराइड, उसमें आई थी क्ले, 3 प्रकार के क्ले मिनरल्स या क्ले, सिलिकेट क्ले आई थी अपने पास, माउंट मोरिलोनाइट, इलाइट और क्योलिनाइट। तो उस हिसाब से बात कर रहा है, बीच में माउंट मोरिलोनाइट है, इलाइट है, क्योलिनाइट है, ह्यूमस है, या क्या है। तो पहला दूसरा इसके अंदर कारक आ गया फिर क्ले की मात्रा व प्रकार, क्ले की मात्रा व प्रकार। तो ध्यान रखना बच्चों कि माउंट मोरिलोनाइट इसमें धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है, सबसे ज्यादा। उससे कम किसमें होती है, इलाइट में। किसमें होती है, इलाइट में। और सबसे कम होती है केओलिनाइट में। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है बच्चों कि केओलिनाइट एन आएगा, सॉरी, इसमें केओलिनाइट, केओलिनाइट, हाँ केओलिनाइट। और अगर इसमें ह्यूमस है तो ह्यूमस की क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा धनायन विनिमय क्षमता होती है ह्यूमस, किससे कम होती है, माउंट मोरिलोनाइट, फिर होता है इलाइट और फिर होता है क्योलिनाइट। क्योंकि माउंट मोरिलोनाइट का कण का आकार सबसे छोटा है, कण का आकार सबसे छोटा होने के कारण धनायन विनिमय क्षमता क्या है, सबसे ज्यादा। और ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि कण का आकार जब छोटा होता जाता है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से धनायन विनिमय क्षमता भी बढ़ती है। और क्योलिनाइट की क्या होता है, सबसे कम। अब ये तो होगी क्ले के प्रकार की बात। दूसरा इससे मिलता जुलता ही आता है क्ले की मात्रा। तो ध्यान रखना, जिस मृदा में क्ले की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। उसके बाद में 3 नंबर जो अपने पॉइंट आता है वो आता है अपने पीएच। क्या आता है, पीएच। तो पीएच का जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर पीएच बढ़ेगी, पीएच क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो सीईसी भी क्या होगी, बढ़ेगी। ये कह सकते हैं अपने कि अम्लीय मृदा में धनायन विनिमय क्षमता कम होती है और क्षारीय मृदा में क्या होती है, ज्यादा। उसके बाद में आता है कार्बनिक पदार्थ। चौथा जो इसमें आता है वो क्या आता है, कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ यानी ह्यूमस की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, ह्यूमस की। और अपने अभी अभी बात की है कि ह्यूमस में सबसे ज्यादा होती है धनायन विनिमय क्षमता। तो कार्बनिक पदार्थ अगर बढ़ेगा तो सीईसी भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि ह्यूमस जब बढ़ता है तो उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और उसमें धनायनों को अधिशोषित करने की क्षमता काफी ज्यादा होती है, इसलिए वो धनायन विनिमय क्षमता को भी बढ़ाता है। अब नेक्स्ट अपने आता है कि धनायन विनिमय से जो अपने उर्वरता है वो किस प्रकार प्रभावित होती है। हालांकि ये थ्योरी से इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझने वाला बात नहीं है। देखो धनायन विनिमय क्षमता से उर्वरता कैसे प्रभावित होती है। एग्जाम्पल के लिए देखो कि अपने पास कोई अम्लीय मृदा है, क्या है, अम्लीय मृदा,
और अम्लीय मृदा में 2 आयन होंगे मुख्यतः, एक H+ और एक Al+3। अगर उस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता अच्छी नहीं है तो इस अम्लीय मृदा को अपने जो है बहुत आसानी से सही नहीं कर पाएंगे। अगर सही नहीं करेंगे तो मृदा में उपजाऊपन भी नहीं है, क्योंकि ये तो मृदा अम्लीय है, इसमें फसलें वगैरह अच्छे से नहीं हो पाएंगी। अगर इस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता अच्छी है तो अपने इन दोनों आयनों को कैल्शियम आयन से क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं, जिससे मृदा की संरचना में सुधार हो सकता है। दूसरा क्या होता है कि अगर मृदा में जैसे मान लो अपने कोई पोषक तत्व डाल रहे हैं, जैसे अपने यूरिया डाल दिया, क्या डाल दिया, यूरिया। अब यूरिया में सूत्र होता है इसका NH2CO NH2, ये जब जल के साथ जुड़ता है तो ये अमोनियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, अमोनियम कार्बोनेट। अगर अपने मृदा में धनायन विनिमय क्षमता अच्छे से नहीं होगी तो ये अमोनियम कार्बोनेट से 2 आयन आ रहे हैं, कौन कौन से, NH4+ और CO3-2। तो अमोनियम आयन धनायन है। अगर धनायन विनिमय क्षमता अच्छी नहीं होगी तो मृदा जो को यूरिया की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाएगी। इसी तरह एक और बात आती है इसमें कि इसके कारण मृदा जो प्रतिशत बेस संतृप्ति है वो भी काफी ज्यादा क्या होती है, प्रभावित होती है। और एक और बात ध्यान देना बच्चों कि CEC जो होती है यानी धनायन विनिमय क्षमता, वो दूसरी यानी सेकंड सबसे महत्वपूर्ण क्रिया होती है, सबसे महत्वपूर्ण क्रिया। तो आप पूछोगे पहले पे कौन सी होती है, तो 1 नंबर पे जो आता है वो आता है प्रकाश संश्लेषण। क्या आता है, प्रकाश संश्लेषण। ये तो ध्यान देना बच्चों कि धनायन विनिमय क्षमता को अपने कृषि क्षेत्र में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण क्रिया मानते हैं, क्योंकि इसी के आधार पर पोषक तत्वों का अधिशोषण होता है और मृदा में कैल्शियम वगैरह की जो आपूर्ति होती रहती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो 1 नंबर पे माना जाता है वो कौन सा होता है, प्रकाश संश्लेषण, जिसके माध्यम से पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन तैयार करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मृदा धनायन विनिमय क्षमता जो है वो मृदा की उर्वरता से तो कैसे प्रभावित होती है, तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो मृदा उर्वरशील होती है उसके अंदर कैल्शियम आयन ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कैल्शियम आयन ज्यादा होने चाहिए। और उसके अंदर एक बात अपने ये लिखेंगे कि ये प्रकाश संश्लेषण के बाद में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है कौन सी, धनायन विनिमय क्षमता। अगर मृदा की धनायन विनिमय क्षमता अच्छी नहीं है और अगर मृदा अम्लीय हो जाती है तो उसको अपने सही नहीं कर पाए, क्योंकि फिर वो कैल्शियम जो उसको विनिमय नहीं कर पाएगा ना। अपने बात करें धनायन विनिमय क्षमता CEC विनिमय, मतलब ये मान लो बाई चांस आ गए दोनों आयन, अब मेरे को इन दोनों को कैल्शियम से क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है, यानी विनिमय करना है। तो जब तक धनायन विनिमय क्षमता अच्छी नहीं होगी ये विनिमय नहीं होंगे। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा अपन लिख सकते हैं कि जो उर्वरक अपने डाल रहे होते हैं, जो पोषक तत्व अपने डाल रहे होते हैं, अगर धनायन विनिमय क्षमता अच्छी नहीं होगी तो मृदा उनका अधिशोषण नहीं कर पाएगी। अगर मृदा अधिशोषण नहीं करेगी तो वो पौधों को भी नहीं मिलेंगे, और पौधों को नहीं मिलेंगे तो अपने को पता है कि फसल वगैरह अच्छे से नहीं हो सकती। नेक्स्ट अपने जो टॉपिक आता है वो आता है प्रतिशत बेस संतृप्ति। क्या आता है बच्चों, प्रतिशत बेस संतृप्ति। टॉपिक क्या आता है, प्रतिशत बेस संतृप्ति, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज बेस सैचुरेशन। परसेंटेज बेस सैचुरेशन ये होता है। अब ये होता क्या है, तो परसेंटेज बेस सैचुरेशन बेसिकली अपने को बता रहा होता है कुल धनायनों में से क्षारीय धनायनों की मात्रा। क्या बताता है, कुल धनायनों में से क्षारीय जो प्रकृति के जो धनायन है उनकी मात्रा बताता है अपने। तो कुल धनायन में से क्षारीय धनायन की मात्रा, क्षारीय धनायन की मात्रा को बताता है कौन, प्रतिशत बेस संतृप्ति। और कौन कौन से वो क्षारीय धनायन वो भी देख लो। क्षारीय धनायन है कौन कौन से जिसकी ये बात कर रहा है, क्षारीय धनायन। तो क्या होगा ये, वो सोडियम Na+, मैग्नीशियम Mg+2, कैल्शियम Ca+2 और
पोटेशियम K+। ये मेनली बताता है अपने को। एक और बात इसमें ध्यान देना कि जब pH बढ़ेगी, सॉरी, इसमें ये बात आती है कि जब प्रतिशत बेस संतृप्ति बढ़ेगी, प्रतिशत बेस संतृप्ति जब बढ़ेगी, संतृप्ति क्या होगी, बढ़ेगी, तो pH भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि देखो ये सारे क्षारीय प्रकृति के धनायन है। अगर प्रतिशत बेस संतृप्ति बढ़ रही है, इसका मतलब है कि उसके अंदर ये वाले धनायन जो है वो बढ़ रहे हैं। अगर ये वाले धनायन बढ़ रहे हैं उसके अंदर, कौन कौन से, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम, अगर ये धनायन बढ़ रहे हैं तो मृदा की pH भी बढ़ेगी। एक बात इसमें और आती है, इसका मात्रक क्या होता है प्रतिशत बेस संतृप्ति का, तो ध्यान रखना ये मात्रकहीन होती है। क्या होता है ये, मात्रकहीन, यानी कि इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। तो अगर प्रतिशत बेस संतृप्ति की परिभाषा पूछी जाए तो परिभाषा क्या लिखेंगे कि मृदा में कुल धनायनों में से सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम जो कि क्षारीय प्रकृति के धनायन है, उनकी मात्रा को क्या कहते हैं, प्रतिशत बेस संतृप्ति। अब आती है इसका सूत्र, प्रतिशत बेस संतृप्ति का सूत्र क्या है, प्रतिशत बेस संतृप्ति, इसका सूत्र क्या है वो देखो भाई, प्रतिशत बेस संतृप्ति का सूत्र। तो यहाँ पर होगा अपने कुल विनिमय धनायन बटा में तो कुल विनिमयशील भस्म, कुल विनिमयशील भस्म, विनिमय भस्म। अब यहाँ पर एक वर्ड आया भस्म, भस्म बोलते हैं कैटायन को। कौन से कैटायनों की बात हो रही है यहाँ पर बच्चों, ध्यान देना आप। यहाँ पर बात हो रही है कि सोडियम, ये भस्म की जो बात हो रही है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इन चारों की बात हो रही है ये। और ये मात्रा किस में ली गई है, सेंटीमोल kg इनवर्स में। ध्यान देना ये वही मात्रक है जो धनायन विनिमय क्षमता का मात्रक था। बटा में आता है कुल धनायन विनिमय क्षमता, कुल धनायन विनिमय क्षमता, या CEC भी लिख सकते हो, धनायन विनिमय क्षमता। ये भी किस में है, सेंटीमोल kg इनवर्स में, और इनटू में क्या आएगा 100। ये सूत्र होता है प्रतिशत बेस संतृप्ति का। हालांकि इसको शॉर्ट में भी लिखा जाता है V बराबर 100S/T, या इसको ऐसे लिख सकते हैं S/T इंटू 100, एक ही बात है। तो यहाँ पर V जो है, देखना ध्यान से, V जो है ये वाला, ये V, ये किसको बता रहा है, प्रतिशत बेस संतृप्ति को। ये जो T है ये किसको बता रहा है, धनायन विनिमय क्षमता को। और ये जो S है वो किसको बता रहा है, कुल विनिमय भस्म को, यानी कुल जो क्षारीय धनायन है उनकी मात्रा को बताया जा रहा है। और एक बात यहाँ पर एक और आती है बच्चों, देखना कि एक होता है T-S। क्या होता है, T-S। ध्यान दो, T-S मतलब, T का तो मतलब है कुल विनिमय धनायन या कुल धनायन विनिमय क्षमता, और S का मतलब है कुल विनिमय भस्म, यानी कि T का तो मतलब क्या हुआ, कुल धनायन विनिमय क्षमता, धनायन विनिमय क्षमता माइनस कुल विनिमय भस्म। विनिमय भस्म मतलब ये जो है वो क्षारीय प्रकृति वाले की बात कर रहा है, कुल विनिमय भस्म। इन दोनों, इनका ये जो अंतर है, यानी कि कुल धनायन विनिमय क्षमता और कुल विनिमय भस्म, इसको बोला जाता है असंतृप्ति की सीमा। क्या बोलते हैं बच्चों, ध्यान देना, असंतृप्ति की सीमा बोला जाता है इसको। इसको बोलते हैं असंतृप्ति की सीमा। T-S को, T-S मतलब परिभाषा कैसे लिखेंगे असंतृप्ति की सीमा की, कि कुल विनिमय, कुल धनायन विनिमय क्षमता यानी CEC और कुल विनिमय भस्म का जो अंतर होता है उसको क्या कहते हैं, असंतृप्ति की सीमा। इंपॉर्टेंट परिभाषा है बच्चों, ये ध्यान देना, क्योंकि ये परिभाषा जो है वो डायरेक्ट हेडिंग से नहीं दी गई, कहीं बीच में लिखी हुई है। तो ये परिभाषा आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि कुल धनायन विनिमय क्षमता और कुल विनिमय भस्म का जो अंतर होता है उसको क्या कहते हैं, असंतृप्ति की सीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, असंतृप्ति की सीमा। अब इसमें ना कई बार एक क्वेश्चन आता है, देखना बच्चों, एक क्वेश्चन आता है इसमें, क्या कि कोई मृदा है अपने पास, क्या है, कोई
मृदा है जिसकी उसने प्रतिशत बेस संतृप्ति कितनी दे रखी है, प्रतिशत बेस संतृप्ति जो है वो उसने दे दी, मान लो कितनी, 80%। क्या दे दी, 80% है। तो इसका क्या मतलब हुआ, या अपने इससे क्या समझते हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ भाई, अगर किसी मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्ति 80% है तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ जो कि उसमें 80% जो धनायन है वो कौन कौन से हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम, और बाकी जो 20% रह गए वो कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि किसी मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्ति 80% है तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस मृदा में 80% जो धनायन है वो कौन कौन से हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम, और जो बाकी 20% जो रह गए वो कौन से हैं, इसमें हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम। इसी तरह इसी में थोड़ा चेंज भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन इस बार आपको ये दे दे कि जो मृदा है उसकी जो प्रतिशत बेस संतृप्ति है, ये इसको कॉपी कर लेते हैं की कॉपी की, और ये मान लो प्रतिशत बेस संतृप्ति जो है अपने को मान लो उसने इस बार दे दी कितनी, 85% दे दी। क्या दे दी, 85 यानी 85% दे दी। तो इसका क्या अर्थ हुआ भाई, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब है कि इस मृदा में 85% यानी 85% जो धनायन है वो कौन कौन से हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम, और जो बाकी 20% रह गए वो कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम। वो क्या है, हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम। तो इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे अपने वो धनायन विनिमय क्षमता वाला किया था, सीईसी वाला की, अगर किसी मृदा की धनायन विनिमय क्षमता 2 सेंटीमोल के जी इनवर्स है तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये है कि उस मृदा का 1 किलोग्राम मात्रा जो है, मृदा की जो 1 किलोग्राम मात्रा है वो 2 सेंटीमोल हाइड्रोजन आयनों को अधिशोषित कर सकता है। ये हो गया। और अब लास्ट में आता है अपने को पास जो टॉपिक आता है वो बेस संतृप्त मृदा। क्या आती है बच्चों, ध्यान देना, बेस संतृप्त मृदा या भस्म संतृप्त मृदा दिया हुआ है वैसे बुक में, बेस संतृप्त मृदा भी कह सकते हैं इसको, भस्म संतृप्त मृदा। क्या होती है, भस्म संतृप्त मृदा। भस्म संतृप्त मृदा क्या होती है, जिसमें कैल्शियम आयनों की अधिकता हो या जिसमें कैल्शियम आयन जो है वो प्रचुर मात्रा में क्या हो, उपस्थित हो। कि ऐसी मृदा जिसमें कैल्शियम आयन Ca+2 आयन परिपूर्ण मात्रा में होते हैं। क्या होते हैं, परिपूर्ण मात्रा में होते हैं, उसको क्या कहते हैं अपने, भस्म संतृप्त मृदा। उसको क्या कहते हैं बच्चों, ध्यान देना, भस्म संतृप्त मृदा कहते हैं। किसमें, जिसमें कैल्शियम आयन क्या होते हैं, अच्छी खासी मात्रा में होती है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं भी ऐसी मृदा जिसमें कैल्शियम आयन जो होते हैं वो अच्छी मात्रा में होते हैं या परिपूर्ण मात्रा में होते हैं, उसको क्या कहते हैं, भस्म संतृप्त मृदा। तो भस्म असंतृप्त मृदा कौन सी होगी, जिसमें कैल्शियम आयनों की क्या होगी, कमी होगी। तो भस्म असंतृप्त कौन सी हो जाएगी, भस्म असंतृप्त। भस्म असंतृप्त मृदा कौन सी होगी, जिसमें कैल्शियम आयनों की क्या होगी, कमी होगी। कैल्शियम आयनों की कमी होगी, उसको क्या कहते हैं अपने, भस्म असंतृप्त मृदा। ये हो गया अपने। तो इसमें अपने की बात ध्यान रखनी है कि जहाँ पर जो गर्म इलाके होते हैं, कौन से इलाके होते हैं, गर्म इलाके होते हैं, वहाँ पर क्या होता है अपने, ज़्यादातर की जो भस्म होते हैं वो वर्षा के कारण नीचे वर्षा जब होती है तो भस्म यानी कि कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, वहाँ पर क्या होता है, बारिश जब आती है तो ये क्या होते हैं, पानी के साथ घुलते हैं और नीचे चले जाते हैं, और ऊपर कौन से रह जाते हैं, हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम, जिसके कारण मृदा क्या हो जाती है, अम्लीय। लेकिन किस इलाके में की बात हो रही है, जहाँ पर नमी वगैरह ज़्यादा रहती है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा चैप्टर क्या हो गया है, कंप्लीट। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए
तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारी ऐप भी जो है वो लॉन्च हो गई है, तो आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। उन सब के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे। तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।